आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है पहला शब्द। शब्द क्या है? ठीक है, तो वैसे शब्द को और दूसरे साहित्य के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें दो तरह के शब्द आपको मिलेंगे। एक तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले और दूसरे अ, जो उनका अर्थ निकले कुछ। एक ध्वनात्मक और एक वर्णात्मक, जिनसे कुछ वर्ण निकले, है ना, जिनका कुछ अर्थ हो तो वर्णात्मक हो जाएंगे। और केवल जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले हैं, जो कि जैसे कोई पक्षी है वो आवाज़ तो कर रहा है, उससे कोई ध्वनि तो निकल रही है, वो ध्वनात्मक होते हैं। परंतु हमारे यहाँ जो शब्द बताए हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो अलग तरीके से बताएं कि शब्दों नाम वर्ण समुच्चय। शब्द जो क्या है, वर्ण जो होते हैं अपने, उनका समुच्चय है। ठीक है, अब वो चार प्रकार के हैं। चार प्रकार के कौन कौन से हैं? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनर्थ। ठीक है, जैसा इनसे कुछ थोड़ा बहुत नाम से मालूम चल रहा है। दृष्टार्थ मतलब जो दिख सके, ठीक है, परंतु शब्द तो दिखेंगे नहीं। तो दिखने का क्या मतलब है? जिनको हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ये घटना घटित हो रही है। ठीक है। अदृष्टार्थ मतलब जिसको अपन महसूस ना कर सकते घटित हुई हुई होगी कि नहीं हुई होगी। सत्य मतलब जो बात सही है उसको ही बोला गया है। और अनर्थ मतलब उसका विपरीत। तो देखो, दृष्टार्थ का मतलब क्या है? त्रिवी हेतु त्रिदोषा प्रकोपयंती, के तीन हेतुओं से तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। ठीक है, तो ये होता है तभी तो बीमारियां होती हैं, तो हम इसको महसूस तो कर पा रहे हैं ना। तो इसलिए ये दृष्टार्थ है कि तीन हेतुओं से तीन तरह के दोष प्रकोपित होते हैं। साथ में षड्वी उपक्रमे प्रसाम्यति, जो छह प्रकार के जो उपक्रम हैं उनसे रोगों का उपशमन होता है। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं प्रत्यक्षली आंखों से, जब चिकित्सा करते हैं तो वो आदमी ठीक भी होता है। ठीक है। सती स्रोत आदि भी शब्द आदि ग्रहण, कि स्रोत से क्या होता है? शब्द का ग्रहण होता है, तो हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं। दिखाई तो नहीं देती खैर, क्योंकि शब्द दिखाई कैसे देगा। दूसरा अदृष्टार्थ। अदृष्टा का क्या मतलब है? कि ऐसी चीज़ें जो दिखाई भी ना दे और महसूस भी ना हो। जैसे अस्थि प्रत्यभाव, अस्थि मोक्षम। तो अस्थि प्रत्यभाव का मतलब एक्चुअल में क्या है कि मरने के बाद पुनः जन्म होता है। अब मरने के बाद पुनः जन्म होता है या नहीं होता, ये तो कैसे मालूम चलेगा? ये तो वही बता सकता है जो आदमी जो मरा है। ठीक है, और मरने के बाद मोक्ष होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उनको प्रत्यक्षली कराने वाला कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो साहित्य के हिसाब से, आध्यात्मिक के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है ये सत्य बात हो। और जैसे हमने त्रिदोष हेतु के बारे में बताया कि तीन हेतु हैं जो उनसे तीन प्रकोपित होते हैं, वो उससे बात ये सत्य हो जाए। परंतु अगर साइंस के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि मोक्ष होता है नहीं है। ठीक है, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है कि नहीं है, ये दूसरे अध्यात्म के हिसाब से हो सकता है, इसको सत्य माना जाए। ठीक है, आगे देखो, सत्य नाम यथार्थ भूतम। जो यथार्थ ज्ञान है, जो सभी जगह सत्य है, वो सत्य है। यथार्थ है मतलब जिसको सभी जगह एक ही जगह कहा है। जैसे संत्य आयुर्वेदा उपदेश, आयुर्वेद का उपदेश हमेशा सत्य ही रहेगा। ठीक है। संति सिद्ध उपाय साध्यानाम व्याधिनाम, साध्य व्याधि क्या होती है? चिकित्सा योग्य होती हैं। तो ये सभी जो ग्रंथ हैं उनमें सब में एक ही बात कही है कि साध्य व्याधियों की ही चिकित्सा करनी चाहिए, असाध्य के लिए मना किया गया है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है कि सत्य विपर्य अनर्थस्य, जो सत्य के विपरीत है वो क्या है? अनर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो शब्द है वो चार प्रकार के आपको आपके सामने डिफाइन करके बताएं। तो जैसे मान लीजिए इसमें बोला है कि सिद्धि उपाय साध्यानाम व्याधिनाम, साध्य व्याधियों की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर उसका उल्टा कहें कि साध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, तो ये इसका गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ये कैसा शब्द हो गया? ये अपना अनर्थ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये शब्द के चार प्रकार आपके सामने बताएं। ठीक है, जो दूसरा मैंने जो बताया था, शब्द ध्वनात्मक भी हो सकते हैं और वर्णात्मक भी हो सकते हैं। ये दो प्रकार के शब्द भी हो सकते हैं। तो आपके सामने ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। शब्द के प्रकार कौन से हैं? ठीक है, दूसरा किस शब्द का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के रूप में पूछ ले कि मान लीजिए दो तीन दोषों से तीन हेतुओं से तीन दोष प्रकोपित होते हैं या शांत होते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो किस शब्द का उदाहरण है? इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की डेफिनेशन हम दो बार पहले पढ़ चुके। तो उसमें जो हमने सार रूप में जो बात बताई वो यही है कि जो इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान हो सके। ठीक है, पंच इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हो सकते हैं, जरूरी नहीं केवल
आँख के द्वारा ही ज्ञान हो, पंच इंद्रियों के द्वारा। अगर आप स्पर्श करके भी आप ज्ञान कर पा रहे हैं तो भी वो प्रत्यक्ष में ही आएगा। तो प्रत्यक्षो नाम यद आत्मनम च इंद्रियम स्वयं उपलब्धते, इंद्रियों के द्वारा, स्वयं के द्वारा जिसका ज्ञान हो सके वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, लास्ट में देखो क्या लिखा है, तत्र आत्म प्रतिज्ञा सुख दुख इच्छा द्वेष आदि और शब्द आदि इंद्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ इंद्रियों में केवल 5 को ना मान के एक और एक्स्ट्रा माना है कि मन भी हमारी एक उभय इंद्रिय है, तो उभय इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान होगा तो भी हम उसे प्रत्यक्ष में ही शामिल करेंगे। ठीक है, आगे जो पिछली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी प्रत्यक्ष की, उसमें केवल 5 इंद्रियों को ही शामिल किया था, परंतु यहाँ केवल मन को, प्रत्यक्ष के 5 को ना मान के साथ में मन को भी माना है। तो प्रत्यक्ष आत्म प्रतिज्ञा, तो ये बोल रहा है कि आत्मा के द्वारा, आत्मा मतलब मन के द्वारा, आत्मन, आत्मन मतलब जो, आत्मा का मतलब होता है मानस, मन से जो प्रत्यक्ष किया जाता है। ठीक है, तो मन के द्वारा प्रत्यक्ष क्या होता है हमारे को, सुख दुख इच्छा द्वेष, ये चीजें जो होती हैं मन के द्वारा प्रत्यक्ष होती हैं। बाकी शब्द आदि जो चीजें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये किसके द्वारा प्रत्यक्ष होती हैं, वो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होती हैं। ठीक है, इसलिए 2 तरह के प्रत्यक्ष यहाँ बता दिए। ठीक है, एक उभय इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होना और एक पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होना। नेक्स्ट देखो अनुमान। आवाज तो क्लियर है ना? अरमान, हेलो। सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है ना क्लियर? सर आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है। यस सर। एक्चुअली मैंने माइक लगा रखा है इसलिए मुझे लगा मैं शायद आवाज़ ना आ रही हो। नहीं सर आ रही। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अनुमान। अनुमान में लिखा होगा, यानी कि जो अनुमान जो होता है वो किसकी अपेक्षा करता है, हमेशा युक्ति की अपेक्षा करता है। ठीक है, बिना युक्ति के आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो अनुमान नाम तर्को युक्ति अपेक्षा। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल दी विमान स्थान के चैप्टर में ही, कि भाई अग्नि का अनुमान कैसे करेंगे, तो वो आदमी कितना भोजन खा रहा है, ठीक, उसकी जलन शक्ति क्या है उसके आधार पर करेंगे। बल का अनुमान कैसे करेंगे, वो व्यायाम कितना कर पा रहा है। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल थे, अग्नि जलन शक्तियाँ, बलम व्यायाम शक्तियाँ, स्रोत आदि नहीं शब्द आदि ग्रहण। तो ये क्वेश्चन आता है, जो पिछले मैंने एग्जाम्पल बताया वही एग्जाम्पल है। ठीक है, दोबारा इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं, वहाँ याद करोगे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको वहाँ दिए हुए। नेक्स्ट एति है। ठीक है, एति है का मतलब क्या है कि एति है नाम आप्त उपदेश वेद आदि। तो आप्त लोगों के द्वारा या आप्त पुरुषों के द्वारा जो हमें ज्ञान जिस माध्यम से दिया गया है वो हमारे एति हैं। जैसे आप्तों के उपदेश क्या हैं, वेद हैं, धर्मशास्त्र है, स्मृति हैं, पुराण हैं, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट चरक सुश्रुत हैं, तो ये एति है के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसको अपन एति है बोलेंगे। तो आप्त उपदेश हो वेद आदि। औपम्यम, औपम्यम नाम यद अन्यन अन्यस्य सादृश्य अधिकृतम प्रकाशनम। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि औपम्य हम उस चीज को बोलेंगे कि हमें 2 चीजें हैं, एक तो जो है प्रसिद्ध है और एक चीज है जो अप्रसिद्ध है। ठीक है, तो किसी प्रसिद्ध चीज को दिखा के अप्रसिद्ध चीज का ज्ञान कराना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें ये अनुमान लगाना है कि दंडक रोग कैसा होता है, तो हम कैसे बताएंगे उसको, जो डंडे के समान जिसमें लक्षण मिल जाए, डंडे के समान दृढ़ हो जाए जो आदमी, ठीक है, वो उसमें दंडक रोग है। जैसे धनुष स्तंभ रोग कैसा होता है कि धनुष के समान टेढ़ा हो जाए। तो धनुष क्या है, वो ऐसी चीज है जो कि प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं उसको, परंतु धनुष स्तंभ रोग को कोई नहीं जानता होगा। तो धनुष स्तंभ रोग को हमें धनुष के साथ कंपेयर करके हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो जो एक चीज जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसको अप्रसिद्ध वस्तु के साथ कंपेयर करके अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान किया जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल दे रखे, दंडेन दंडस्य, धनुष सा धनुष स्तंभस्य और ईश्वासेन आरोग्यस्य। ईश्वासेन मतलब जो बाण चलाने वाला होता है, ठीक है, बाणधारी होता है, उससे आरोग्य की ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। औपम्य का मतलब क्या है, सादृश्य चीज को दिखा के किसी दूसरी असदृश्य चीज जो है या सदृश्य चीज है परंतु उससे सिमिलर चीज है उसका ज्ञान कर लेना, ये आपका औपम्य है। ठीक है, संशय, संशय क्या है, संशय संदेह को बोलते हैं। तो संशय नाम संदेह लक्षणम, संदिग्धार्थे अर्थ अनिश्चय, अर्थ अनिश्चय। ठीक है, जिस चीज में आपको संदेह है उस संदेह की वजह से आपको किसी चीज का ज्ञान निश्चित रूप से नहीं होगा। ठीक है, मतलब ज्ञान होता है परंतु पूर्णतया सही ज्ञान ना होता है, या फिर संशय बना रहता है उस ज्ञान में, निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, वो आपका संशय। तो संदेह के लक्षणों से युक्त है
और संदेह युक्त विषयों का अनिश्चित रूप से ज्ञान होना संशय। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि दृष्टा आयु लक्षणम उपपेतम अनुपेतस्य। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को आप हिंदी में देखोगे तो सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हमने कोई चीज़ आपके सामने बोली कि एक जो आदमी है वो सभी हितकारी लक्षण के, आयु के जो हितकारी लक्षण है उनसे युक्त है, और दूसरा जो आदमी है वो आयुष से जो है, आयु के जो हितकारी लक्षणों से युक्त नहीं है, परंतु दोनों की हम चिकित्सा करते हैं। तो जो हितकारी या फिर जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो बीमार हो जाए, और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है वो भी बीमार हो जाए, दोनों की चिकित्सा करेंगे। तो एक जो है जो पूर्ण रूप से बीमार है भी, और उसकी चिकित्सा करने पर वो आदमी ठीक हो गया, परंतु जो बीमार नहीं है उसकी मृत्यु हो जाती है चिकित्सा करने पर। तो इसका मतलब क्या है कि अकाल मृत्यु है भी या नहीं भी, ये समझ में नहीं आता। इसको अगर दूसरे शब्दों में अगर माना जाए तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मेरे पढ़ाने से आप पास हो जाओगे, तो ये गारंटी तो है नहीं, आप पास हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। तो ऐसे जो शब्द हैं जिसमें आपको ज्ञान पूरी तरह से नहीं है कि भाई हाँ ये ज्ञान हो, मतलब सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो संशय बना हुआ है ऐसी चीज़ों में। मतलब दो शब्द जो हैं वो हमें संशय में डाल दें, दो बातें जो है संशय में डाल दें। ठीक है, उन चीज़ों को हम संशय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि एक रोगी आयु के हितकारी सम लक्षणों से युक्त है, और दूसरा रोगी आयुष से लक्षणों से युक्त नहीं है। ठीक है, यानी कि उसमें अरिष्ट लक्षण बने हुए हैं, और उनकी उचित चिकित्सा नहीं करने पर, मतलब पहले वाले की हमने क्या कर रहे, उचित चिकित्सा नहीं की, और दूसरे की अरिष्ट लक्षण है और उसकी चिकित्सा की। तो पहले वाला तो क्या हुआ, बहुत दिनों तक जीवित रहा, मतलब उसकी आयु और बढ़ गई, परंतु पहले वाला तो शीघ्र मर गया, मतलब उसके जो लक्षण थे वो आयु के लिए हितकारी थे और अरिष्ट लक्षण नहीं थे, तभी वो शीघ्र मर गया। परंतु जिसमें अरिष्ट लक्षण थे उसकी चिकित्सा की हमने तो वो जीवित रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को देखने से संशय होता है कि मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती। क्योंकि अगर अकाल मृत्यु होती है तो क्या होता कि जो आदमी स्वस्थ था, जो स्वस्थ था वो मर जाता। ठीक है, जैसा कि ऐसा हुआ है, परंतु अकाल मृत्यु नहीं होती, तो ये नेक्स्ट वाला जो इसका एग्जाम्पल हमने दिया है वो नहीं मरता। ठीक है, तो ये इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जो संशय को उत्पन्न करने वाले हैं, ये उदाहरण थोड़े से टिपिकल हैं। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना आपने। प्रयोजन, प्रयोजनम नाम यदर्थ आरम्भयत आरंभा। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी चीज को लेके जिसके प्रयोजन से या जिस जिस कारण से हम चीज को आरंभ करते हैं वो क्या है, प्रयोजन है। ठीक है, हम जैसे पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके, हम अपने आप में समर्थ हो सकें। ठीक है, तो ये हमारा प्रयोजन है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि किसी ना किसी चीज के प्रयोजन के साथ चल नहीं रहा। तो प्रयोजन नाम यद अर्थ आरंभ आरंभ, जिस कार्य को प्रारंभ किया जाता है जिस उद्देश्य के साथ, ठीक है, तो वो प्रयोजन है। जैसे यद काल मृत्यु अस्ति, ठीक है, ततो हेम आत्मनम आयुष्य आयुष आयुष्याणी च परिहरिष्यामि। ठीक है, यदि अकाल मृत्यु होती है तो मैं अपने लिए आयु को बढ़ाने वाला व आयु के लिए हितकारी और आहार विहार सेवन करूंगा। ठीक है, जो अकाल मृत्यु है तभी तो वो करेगा, अकाल अकाल मृत्यु नहीं है तो उसकी मृत्यु तो तभी होनी है जब उसका काल आएगा, जब उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में बोल रहा है कि अगर अकाल मृत्यु होती है तो ये चिकित्सा करना ठीक है, आयु को बढ़ाने के लिए चिकित्सा करना ठीक है, अन्यथा तो हितकर और अहितकर आहार का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो आयु को बढ़ाने वाली चीजें जो ले रहा है वो क्या है, उसका प्रयोजन है। ठीक है, तो प्रयोजन क्या है, जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो देखो नीचे एक टर्म लिखा है कि प्रयोजनम उद्देश्यम मंदो अपी न प्रवर्तते। जो मंद बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो बिना प्रयोजन के आगे कोई काम करते ही नहीं। ठीक है, तो आज के समय सभी इस टर्म को अगर देखें तो सभी लोग कोई ना कोई प्रयोजन के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मेरे एकेडमिक ग्रोथ के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ मेरी नौकरी के लिए। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको भी स्टेबलाइजेशन मिल जाए, अपनी अच्छा एक नौकरी मिल जाए।
तो ये सब चीज़ें जो है वो हर के कोई ना कोई प्रयोजन के साथ ही चल रहा है, बिना प्रयोजन के कोई नहीं चल रहा। ठीक है। आध्यात्मिक के जो लोग होते हैं वो बिना प्रयोजन के हो सकता है चल आपको देख सकें, जो कि आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। सभी विचार, सभी विचार का मतलब क्या है? सब विचार नाम यद अभिचरणम। ठीक है। यद अभिचरण का मतलब भी सेम वैसी ही चीज़ है जो हमने पिछली बार बताई, कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को, ठीक है, एक बार तो वो उसी बात को काट दे तो दूसरी बार बात करनी है। जैसे मान लो कभी तो कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आगे आपको कि मेरी जो इस मेडिसिन लेने से आपको लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। तो मैं दो स्टेटमेंट दे दिए मैंने अपनी ही एक चीज़ को साबित करने के लिए कि भाई आपको लाभ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे जो स्टेटमेंट हैं जिनका आपको निश्चित रूप से एक बार में ज्ञान नहीं होता, ठीक है, एक बार में वो अपनी बात को पूर्णतः नहीं बताएं, ऐसे स्टेटमेंट जो हैं आपके सभी विचार में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो हेतु आवास। ठीक है। हेतु आवास का मतलब क्या है? हेतु का मतलब क्या है? जो हम किस चीज़ को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो उस सिद्ध करने में जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो हेतु होते हैं। ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ दिख रही है, हमें लग रहा है कि ये इस चीज़ का हेतु है, या फिर मान लो कोई सड़क पे कोई रस्सी पड़ी है और हमने उसको सांप समझ लिया। ठीक है। तो वो दिख रही है हमें रस्सी है, परंतु उस हमें जो दिख रहा है वो ऐसा लगता है वो सांप है, परंतु वो रस्सी है। ठीक है। तो हमें आभास हो रहा है किसी हेतु का, किसी चीज़ के होने का। ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ों का आभास होता है, एक्चुअल में जो चीज़ होती है उसका ज्ञान ना होके कि दूसरी चीज़ का ज्ञान हो जाता है, उसको बोलते हैं हेतु आभास, जो आप पदार्थ विज्ञान में पढ़े होंगे। और उस हेतु आभास के अंदर ही जो हमने अभी जस्ट हमने एक टर्म पढ़ा था सभी विचार, वो उसका ही टाइप है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ज्ञान पूर्णतः नहीं होता है, कभी किस चीज़ का ज्ञान होता है, कभी किस चीज़ का, कि हम पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम उस मेडिसिन से ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो देखो हेतुआभास के कितने प्रकार बताएं यहाँ पर? 5 प्रकार बताएं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेतुआभास के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? सह विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, ठीक है, असिद्ध, बाधित। ठीक है। इस तरह से ये 5 प्रकार इसके हेतुआभास के जो आपको याद रखने और क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखो जो हमने टर्म पढ़ा अभी सवय विचार, फर्स्ट वाला जो है सवय विचार, मतलब जो टर्म था उसको हमने आगे डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो कौन कितने तरह के हो गए सवय विचार? साधारण व्यवचार, असाधारण, और एक अनुपंसहारी। ठीक है। तो अभी आप ये 3 चीज़ें याद रखो कि हमने हेतुआभास जो पढ़े वो 5 प्रकार के हैं, सवय विचार जो हैं वो आपके 3 प्रकार के। ठीक है। बाकी इनके बारे में जब पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट जिज्ञासा। ठीक है। जिज्ञासा नाम परीक्षा। तो परीक्षा करना, ठीक है, किसी चीज़ की परीक्षा करना या किसी चीज़ को खोजना, ठीक, टेस्ट करना, वो क्या आपकी जिज्ञासा है। जैसे हम कोई भी रिसर्च का काम करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? परीक्षा होगी। हम परीक्षा कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, जो परीक्षा नाम जिज्ञासा। जैसे बेसिक परीक्षा उत्तर काल में वर्णन की जाएगी, ये तो अलग बात है, परंतु इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हम जैसे कोई भी किसी चीज़ को हम काम करते हैं, भाई किसी चीज़ को हमें वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या नहीं है, तो पहले परीक्षा करेंगे। और परीक्षा किस माध्यम से करेंगे, किस टूल से करेंगे, वो अलग बात है। तो जिस टूल से करेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? टूल हो जाएंगे। और जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं तो वो परीक्षा है, टोटल जो प्रोसेस है वो परीक्षा है। और उस परीक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक जिज्ञासा है, हमें एक जिज्ञासा प्राप्त हुई है कि भाई हमें ये काम देखना है कि ठीक है या नहीं, या इस काम करने से ये चीज़ होती है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ चित्रकारी बटी से मंदाग्नि ठीक होती है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है। मंदाग्नि पेशेंट को देनी पड़ेगी और उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है? एक परीक्षा हो गई हमारे लिए। तो ये हुई कब? क्योंकि हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वास्तव में चित्रकारी बटी मंदाग्नि को ठीक करती भी या नहीं करती। तो ये जिज्ञासा जो है
वो परीक्षा ही है, एक तरीका परीक्षा का नाम जिज्ञासा है। आगे व्यवसाय, ठीक है, ये व्यवसाय जो है ये कॉमर्शलाइजेशन के टर्म में यूज नहीं किया गया है, ठीक है। व्यवसाय और नाम निश्चय, ठीक है, ये जनरलाइजेशन टर्म है। जैसे मान लीजिए निश्चय का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय और नाम निश्चय, वो निश्चित हो गया, इसका ज्ञान निश्चित हो गया, मतलब अनिश्चित ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जो सभी जगह बिक रही है, ठीक है, हर मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको हम कॉमर्शलाइजेशन व्यवसाय बोलते हैं। उसी जैसा सिमिलर टर्म अगर देखा जाए तो जैसे अगर मैंने कहा कि भाई मैंने कोई रिसर्च की कि चित्रकारी भट्टी जो है वो अग्नि पे काम करती है, ठीक है। जब मैं इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर दूंगा और इसका पब्लिकेशन हो जाएगा तो सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। तो ये हमें निश्चित ज्ञान हो गया कि भाई चित्रकारी भट्टी अग्निमंथ पे काम करती है। तो ये क्या है, हमारा एक व्यवसाय, ठीक है। जिस चीज़ को जनरलाइजेशन कर सकें, उसका निश्चित रूप से ज्ञान हो गया हो, ठीक है, वो आपका व्यवसाय। जैसे एग्जाम्पल और भी दिए उन्होंने कि वातिक एवाय व्याधि, यह रोग वातजन्य है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अर्दित जो है वात व्याधि है, तो सभी लोगों को पता है, सब जगह कॉमन हो गया टर्म, ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने पढ़ा है, सभी संहिताओं में यही बात लिखी हुई है कि अर्दित जो है वात व्याधि है, ठीक है। तो निश्चय ज्ञान हो गया कि अर्दित वात व्याधि है, तो ये हमारा एक व्यवसाय हो, ठीक है। आगे लिखा है कि यही इसकी औसत है, इस प्रकार निर्णय करने को व्यवसाय कहा जाता है। कि हमें ये भी मालूम चल गया कि जो अर्दित है वो वात व्याधि है और उसकी चिकित्सा क्या है, ठीक है। आगे देखो एक अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एकेन अर्थो यत्र एकेन अर्थो उक्तेन अपर अपरस्य अर्थम अनुक्तानि, ठीक है। इसका अगर सही मीनिंग देखेंगे कि अनेकांत शब्द जो हमें मिलते हैं, ठीक है, हमने कोई शब्द बोल दिया, ठीक है, उसके अर्थ कहने के बाद और दूसरा ना कहे, उस अर्थ का ज्ञान स्वयं हो जाता है, ठीक है। हमने कोई एक शब्द बोला और दूसरे शब्द का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो रोग है वो संशोधन साध्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, संशमन साध्य है। या इसका उल्टा कहूँ कि ये रोग संशमन साध्य नहीं है, तो इसका मतलब संशोधन साध्य है। तो मैंने एक टर्म बोला, दूसरों अपने आप उन्होंने अनुमान लगा लिया, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अर्थ प्राप्ति, ठीक है। तो अर्थ प्राप्ति में लिए आगे एग्जाम्पल इन्होंने कि अपतर्पण साध्यो मयति, कि ये रोग क्या है, अपतर्पण साध्य नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो संतर्पण साध्य है, ठीक है। उसी प्रकार से इसे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतर्पण साध्य है, तो इसका मतलब भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतर्पण ऑलरेडी उसमें हो रहा है, इसका मतलब उसे उल्लंघन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भोजन ना करना तो कोई चिकित्सा नहीं है ना, क्योंकि फास्टिंग के काफ़ी सारे प्रकार है, लंघन के काफ़ी सारे प्रकार है, तो भोजन नहीं करना चाहिए इसका मतलब उसको लंघन करना चाहिए। यह कहने से अर्थतः प्राप्ति होती है कि रात्रि में भोजन करना चाहिए, दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या, रात्रि में भोजन करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही टर्म सेम सिमिलर आता है आपका एक तंत्रयुक्ति में, अर्थ प्राप्ति, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थ प्राप्ति है बाद मार्ग है या तंत्रयुक्त है, तो आपको ध्यान रखना एक तो है अर्थ प्राप्ति और एक अर्था प्राप्ति, अर्थाप्ति, ये वाला ये टर्म है, ठीक है। तो अर्थ प्राप्ति क्या है, आपका बाद मार्ग है, और एक अर्थापत्ति क्या है, वो आपका तंत्र युक्ति है। कई लोग इसको सिमिलर चीज मानते हैं और कई लोग इसको अलग मानते हैं, ठीक है। तो अर्थ प्राप्ति का मतलब क्या है कि हमने कोई बात कही, ठीक है, और उस बात को कहने के बाद हमें बलपूर्वक प्रेशराइज करके मानना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अमुक व्यक्ति मूर्ख है, मूर्ख है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिल्कुल किस चीज़ को जानता नहीं है, किस चीज़ के बारे में अनभिज्ञ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो विद्वान नहीं है, वो किस चीज़ को समझता है ये तो है, परंतु वो विद्वान नहीं है, ठीक है। तो हमने अगर मान लो इस चीज़ को इस तरह ले लिया जाए कि वो विद्वान नहीं है, इसको भी ना माने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि अगर हम कहें कि मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, दिन में नहीं खाता है इसका मतलब क्या हुआ, रात में खाता है। अगर ये मान लिया जाए कि रात में भी नहीं खाता,
तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मोटा कैसे हुआ। तो हमें ये जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि वो रात में खाता है, ठीक है। फोर्सफुली हमें ये चीज़ प्रेशराइज करके माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो खाता है तभी तो मोटा हुआ है, ठीक है। परंतु ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। अगर ऊपर वाले एग्जाम को दोबारा हम देखें कि वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख है, इसका मतलब विद्वान नहीं है। अगर विद्वान नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा फोर्सफुली हमें ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है वो वास्तव में ही ऐसा मूर्ख हो, ठीक है। तो नीचे वाले एग्जाम्पल और ऊपर वाले एग्जाम्पल में फ़र्क इतना है कि नीचे वाली बात को हमें बलपूर्वक मानना पड़ रहा है, ऊपर वाली बात को बलपूर्वक मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है वो आपका अर्थ प्राप्ति का है, नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो अर्थापत्ति का है, जो कि एक तंत्र युक्ति में आता है। नेक्स्ट संभव, यो अत संभवती तस्य संभव, ठीक है। जहां से जिसकी उत्पत्ति हुई है संभव का मतलब उत्पन्न होना, जहां से जिसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उसका संभव है, ठीक है। जैसे सड़ धातु गर्भस्य, सड़ धातु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गर्भ से हुई है, ठीक है। व्याधि रहितम हितम आरोग्यम, व्याधि रहितम हितम आरोग्यस्यति, व्याधि का अहित सेवन और हितकर सेवन आरोग्य का संभव है, ठीक है। अगर हितकर सेवन करेंगे तो आपको आरोग्य मिलेगा, अहितकर सेवन करेंगे तो आपको व्याधि मिलेगी। नेक्स्ट अनुयोज्य, ठीक है। अनुयोज्य का मतलब क्या है, अनुयोज्य नाम यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम, अगर कोई आपका वाक्य दोष युक्त है तो उसको क्या बोलेंगे, अनुयोज्य। अब जो दोष युक्त है उसका मतलब क्या हुआ, सामान्यतयो व्यादे अर्थस्सु विशेषात गृहण यद वाक्यम वाक्य अनुयोज्यम, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो रोग है वो संशोधन साध्य है, यह कहने के बाद अब आप ये पूछ रहे हैं कि वमन साध्य है या विरचन साध्य है, तो एक चीज़ जो हमने बोली उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है, और विशेष रूप से एक्सप्लेन करने, इसलिए लिखा है इन्होंने कि विशेष ग्रहणार्थ, उसके अर्थ के विशेष अर्थ को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, कोई दूसरा वाक्य प्रयोग किया जाता है। तो अनुयोज्य में क्या होता है कि दोष, वाक्य दोष युक्त होता है, दूसरा उसके अर्थ को जानने के लिए, विशेष ग्रहण करने के लिए, उसके अर्थ को विशेष रूप से जानने के लिए हमें दूसरा वाक्य भी प्रयोग करना होता है। जैसे हमने इसमें किया, हमने बोला कि रोग संशोधन साध्य है, फिर दोबारा हमने शब्द यूज करना पड़ा, क्या ये वमन साध्य है या विरेचन साध्य है, तो हमें दो वर्ड यूज करने पड़े, ठीक है। तो इसलिए ऐसे शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, अनुयोज्य बोलते हैं, जिसको पूरी तरह से ज्ञान करने के लिए या पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरे शब्दों का भी सहारा लेना पड़ता है, और विशेष ज्ञान के लिए दूसरे शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे आया है वाक्य दोष, ऐसे वाक्य प्रशंसा, ये दोनों शब्द आगे आएंगे, उनको भी और आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अनुयोज्य, ठीक है। अनुयोज्य क्या है, जो हमने अनुयोज्य नहीं अनअनुयोज्य, ठीक है। अनअनुयोज्य क्या है, जो अनुयोज्य पढ़ा था उसके विपरीत चीज, तो अनअनुयोज्य नाम तो विपर्यण, ठीक है। अनुयोज्य का विपरीत क्या है, अनअनुयोज्य। जैसे हमने वहां बोला था कि ये रोग संशोधन साध्य है, अब इसका विपरीत बोले कि ये रोग असाध्य है, असाध्य है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। हमने इतना बोल दिया कि असाध्य चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ भी एक चीज़ हो सकती है, जैसे हमने आगे पिछले वाले उसमें कही टर्म में कि भाई संशोधन साध्य है, इसका मतलब विरेचन साध्य है, वमन साध्य है, तो यहाँ भी हम दो तरह से असाध्य का वर्णन किया गया है संहिता में, ठीक है। या याप्य है या प्रत्याख्य है, ठीक है। परंतु यहाँ जो असाध्य का मतलब है वो एक ही चीज में लिया है कि ये सही नहीं होने वाला, परंतु सही एग्जाम्पल इसका ये आना चाहिए था कि यह अप्रत्याख्य है, यानी इसकी चिकित्सा कर ही नहीं सकते आप, सही टर्म तो ये आना चाहिए, परंतु यहाँ असाध्य का मतलब अप्रत्याख्य से ही लिया है, जैसा मेरा मानना है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा सही बैठेगा, ठीक है। अत अनुयोग्य, ठीक है। अनुयोग क्या है, अनुयोगो नाम सयत तद विद्यानाम तद विदम एवं सार्धम तंत्र तंत्र देशे व प्रश्न प्रश्न एक देशे व ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन परिशार्थम आदि से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अनुयोग क्या है, एक विद्या का विद्वान
जब उसी विद्या के विद्वान से ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिबंध की परीक्षा के लिए तंत्र या तंत्र के एक देश से या प्रश्न का एक भाग पूछे, ठीक है, तो जैसे ही वो एक भाग पूछेगा तो उसके मान में दूसरा जो क्वेश्चन है वो अराइज हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि पुरुष नित्य है, दूसरे ने क्वेश्चन किया कि भाई पुरुष तो नित्य है, ये बात चलो ठीक है मान ली, परंतु पुरुष नित्य क्यों है, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है, जो मतलब एक्सप्लेनेशन पूछा है उसको, वो क्या है, वो अनुयोग है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई जो कफज व्याधि हैं, कफज व्याधि में लंघन कराना चाहिए। अगर आप मेरे से क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं कि सर कफज व्याधि में लंघन क्यों कराना चाहिए, ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक अनुयोग का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो जैसा हमने अनुयोज्य में पढ़ा था वैसा ही सेम चीज अनुयोग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है कि यह प्रतिज्ञा करने पर दूसरा कहे कि इसमें क्या हेतु है, तो उसमें हेतु पूछा जाता है। उसमें जो था उसमें उसका टाइप पूछा जा रहा था, उसका मतलब उसको उसका कारण पता था, परंतु यहाँ उसको सही ज्ञान करने के लिए वो उसका हेतु पूछ रहा है। दोनों में इतना सा फर्क है, ठीक है। अब इसके बाद अनुयोग के बाद प्रत्यनुयोग। प्रत्यनुयोग का मतलब क्या है कि अनुयोग को, अनुयोग था उसमें क्या उसने हेतु पूछा, अब वो हेतु में भी और हेतु पूछ रहा है। जैसे मैंने उनको आपको बोला कि भाई जो वातज व्याधि वो कफज व्याधि है उसमें लंघन करना चाहिए, आपने पूछा सर क्यों करना चाहिए, मैंने बोला क्योंकि कफ दोष को लंघन कम करता है। फिर आप बोलते हैं कि कफ दोष को लंघन क्यों कम करता है, तो आपने क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन कर लिए, तो जो क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्रत्यनुयोग। तो प्रत्यनुयोगो नाम अनुयोगस्य अनुयोगम अस्य अनुयोगस्य पुनः हेतु, ठीक है। तो अनुयोग के अंदर पुनः हेतु का पूछना आपका क्या है, वो प्रत्यनुयोग। क्लियर? ठीक यस सर। है। नेक्स्ट देखो वाक्य दोष, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे थे वाक्य दोष, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया कि वाक्य दोषों नाम खलु अस्मिन अर्थे न्यून अधिक अनर्थक अपार्थक विरुद्ध, ठीक है, चयति। तो वाक्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपने पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है, न्यून अधिक अनर्थक अपार्थक और विरुद्ध, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल में वाक्य दोष मतलब जिस चीज को पूरी तरह से हम ज्ञान ना कर सके, ठीक है, या जिसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्रेस करने में हमें दिक्कत होती है। जैसे न्यून, अब न्यून का मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज़ को साध्य करते हैं, किसी चीज़ को अपन वेरीफाई जब करते हैं तो हमें मैंने पिछली बार आपको बताया था कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों से परीक्षा करने के बाद उसको वेरीफाई कर पाते हैं तो वो आपका जो वाक्य है वो पूरी तरह से सही वाक्य माना जाएगा। परंतु आप इनमें से किसी एक से ही कर पाए, बाकी से नहीं कर पा रहे, तो वो क्या आपका न्यून हो जाएगा। मतलब जो पंचवव्य वाक्य हैं उनसे सिद्ध करने की बजाय आप एक वाक्य से, पंचवव्य के एक वाक्य से सिद्ध कर पाते। जिस वाक्य को पे 5 चीजों से सिद्ध करना था उसने आपको, आपने उसको एक वाक्य से सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो वो आपका जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा, वो न्यून वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए आपने कैसे कैसे बोल रहे बहु उपदिष्ट एक हेतु नाम साध्य थे, ऐसा नहीं, इसका एग्जाम्पल इन्होंने देने रखा। नेक्स्ट इसको देखो अधिकम। अधिकम का क्या बोल रहा है कि न्यून के जो विपरीत है, न्यून के जो विपरीत है वो अधिक है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके पास दो तरह के जो अधिक है वो दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तो अर्थ पुनरुक्त और एक दोष पुनरुक्त, शब्द पुनरुक्त, सॉरी। तो देखो अधिक का मतलब दो तरह से हो सकता है, या तो अर्थ पुनरुक्त या शब्द पुनरुक्त। तो सबसे पहले अधिक का मतलब क्या हुआ कि जिस जगह हमें जो चीज़ कहनी चाहिए उस जगह को दूसरी चीज़ कह दें, ठीक है। मैं कहूँ कि भाई आचार्य चरक ने 3 दोष माने और आप बोलें कि आचार्य भागवत ने 5 दोष माने, ठीक है। तो आपको जहाँ कहना किसी और चीज़ को सही है तो आप दूसरे सिमिलर चीज़ों के मतलब और कहीं की बातों को बोल दें, ठीक है, और कहीं का रेफरेंस आप देना स्टार्ट करते हैं तो वो अधिक चीज़ें हो जाएगी या वाक्य का अधिक दोष हो जाएगा।
तो इस दोष का जो बाकी का जो दोष है उसको फिर दोबारा से डिवाइड कर दिया हुआ है अधिक दोष को, या तो अर्थ पुनरुक्त है या शब्द पुनरुक्त है। अर्थ पुनरुक्त का मतलब क्या है? आपने कहा कि ये जो हमारे सामने जो कुछ मेडिसिन रखी है उसके बारे में बोल रहा है कि ये भेषज औसत साधन, ये भेषज भी है, औसत भी है, साधन भी है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ क्या है? एक ही है। अगर आप भेषज भी बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये मेडिसिन है और इसको चिकित्सा में यूज करना है। फिर आप बोल रहे हो कि औषधि बोल रहे हो, तो मतलब जब एक बार आपने कोई चीज़ बोल दी, दूसरी बार बोलने की जरूरत क्या है? तो ये क्या हो गया आपका, तीनों चीज़ों का अर्थ एक ही निकल रहा है, इसलिए अर्थ पुनरुक्त है। हम पुनः पुनः बोल रहे हैं इसलिए पुनरुक्त हो गया अर्थ का, तो अर्थ पुनरुक्त हो गया। शब्द पुनरुक्त का मतलब क्या है? शब्द पुनरुक्त का मतलब है कि दो शब्द आपने बोले, जैसे बेसजम, बेसजम। ठीक है, तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक है, फिर दोबारा दोबारा क्यों बोल रहा है? तो आपने क्या बोलते, पुनरुक्त तो किया है, परंतु किसका किया? केवल शब्द का किया, अर्थ का नहीं किया। दोनों का बेसज का मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अधिक हो गया। नेक्स्ट देखो, अनर्थक। अनर्थक नाम यद्वचनम अक्षरम ग्राम्य मात्रम युक्त स्यातम पंचवर्ग से चर्त। अब अनर्थक का मतलब क्या है? आपने वर्णों का समूह ले लिया। ठीक है, तो आपके जो वर्ण है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। समझ गए? आपने जो वर्ण है उनका अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, और दूसरा आपने वर्ण ही लिए, जैसे मैं बोलूँ का, खा, गा, गा, इसका कोई अर्थ तो निकलेगा नहीं। तो ये तो क्या, अनर्थक हो गया। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है आपका वो है अपार्थक। अगर मान लो जो वर्ण हमने लिए हैं उनको मिला भी दिया है और उनका अर्थ भी निकल रहा है, परंतु उन अर्थ को इस तरह से नहीं जमाया गया ताकि उसके एक वाक्य बन सके। जैसे नीचे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, मैं बोलूँ आपको बात, फिर मैं बोलूँ व्याधि, फिर मैं बोलूँ आपको साध्य, फिर मैं बोलूँ चिकित्सा। तो मैंने जो वर्ड बोले हैं आपको, वर्णों को मिला के मैंने जो शब्द बोले हैं वो है तो सही, उनके अर्थ भी हैं, परंतु उनको इस अरेंज में नहीं बोला गया कि उसका एक अर्थ वाक्य वाक्य बन सके और वाक्य का अर्थ निकल सके। तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं अपार्थक। अनर्थक जो है वो केवल वर्णों के लिए शब्द यूज आया है, और अपार्थक जो है वो पूरे वाक्य के लिए यूज आया है। ठीक है, नेक्स्ट है विरुद्ध। विरुद्ध नाम यद दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्धम। ठीक है, जो दृष्टांत के, सिद्धांत के और समय के विरुद्ध, समय से तो सिद्ध ना हो। ठीक है, इनके इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है उसको, दृष्टांत की, सिद्धांत की, समय की, तो उसको बोलते हैं विरुद्ध बोलते हैं। पुनः ये बोल रहा है कि जो इसने हमने बताया है कि दृष्टांत, सिद्धांत और समय, जो समय है वो समय फिर तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार का होता है समय? तीन प्रकार का। तो आयुर्वेदिक समय, आयुर्वेदिक, ठीक है, दूसरा यागिक समय, और तीसरा मोक्ष शास्त्रिक समय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये समय तीन प्रकार का कौन सा है? आयुर्वेदिक, यागिक और मोक्ष शास्त्रिक। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आयुर्वेदिक समय, जैसे चतुष्पाद भेषजमिति। अब इसको किस तरह से समझाया है समझ में नहीं आता मेरे भी। ठीक है, बस आपको याद रख लेना है कि आयुर्वेदिक समय चतुष्पाद भेषजमिति, यागिक समय आलभ्य यजमाने पशुआ। ठीक है, जो हम चिकित्सा करते हैं चतुष्पाद के द्वारा, ठीक, वो आपका आयुर्वेदिक समय बताया हुआ है। जो यजमान है, जो कि पशुओं की बलि देते हैं, वो आपका यागिक समय बताया है। और मोक्ष शास्त्रिक समय सर्वभूतेषु अहिंसे, सभी भूतों की हिंसा करनी चाहिए। पता नहीं किस संदर्भ में लिखा है, और ये जो समय बताया है आपका मोक्ष शास्त्रिक समय बताया। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं छोटे, जिनको आपको याद करना है, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़े वाक्य दोष पढ़े, अब वाक्य प्रशंसा पढ़ेंगे। तो वाक्य दोष कितने पढ़े थे? वो आपने 5 पढ़े थे। ठीक है, तो वाक्य प्रशंसा भी कितने होने चाहिए? 5 ही होने चाहिए, परंतु ये 5 ना होके 6 है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा।
कौन सा, देखो सबसे पहले हमने वहां पढ़ा था न्यून, तो यहाँ आ जाएगा अन्यून। ठीक है, वहां पढ़ा था हमने अधिक, यहाँ आ जाएगा अनधिक। वहां पढ़ा था अपन ने अनर्थवत, या फिर क्या पढ़ा था अपन ने, अनर्थक पढ़ा था, तो यहाँ अर्थवत। वहां पढ़ा था अपार्थक, यहाँ अनपार्थक। वहां पढ़ा था विरुद्ध, यहाँ पढ़ रहे हैं अविरुद्ध। और ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा और मान लिया है, अधिगत। ठीक है, तो ये आपके वाक्य प्रशंसा है, जो कि वाक्य दोष के विपरीत है। ठीक है, अगर इन लक्षणों से युक्त आपका वाक्य है तो वो वाक्य आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट देखो, छल। छल को अगर हम सामान्य हिंदी शब्द में समझें तो छल का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में लिखा है कि हम जब किसी वाक्य के माध्यम से किसी के साथ छल करते हैं तो वो क्या होता है, छल के संदर्भ में यहाँ वो बात आई। क्योंकि हम जो ये सब चीज़ बाद मार्ग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हमारी संभाषा किसी के साथ हो तो हम उस संभाषा के माध्यम से जीत सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर आपको इसका ज्ञान होगा बाद मार्ग का, ठीक है, तो आप ये पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा जो हमें संभाषा में हराने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज कर सकता है, या फिर आप दूसरे को हराने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप उस संभाषा में हारने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए छल का मतलब यहाँ जो आया है वो किसी वाक्य के माध्यम से आपको गुमराह करने की कोशिश की गई, छल करने की कोशिश की गई। तो देखो, छलम नाम परिसष्टम अर्थावासम अनर्थकम वाक वस्तु मात्रम ये विचय। ठीक है, परिसट, परिसट का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ठगने के लिए प्रयुक्त किया शब्द। ठीक है, अर्थावास मतलब जिसका अर्थ नहीं है परंतु अर्थ ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अनर्थक मतलब जिसका प्रयोजन कोई विशेष प्रयोजन के लिए नहीं किया गया, ऐसे ही उसका प्रयोजन कर लिया उस शब्द का। ठीक है, आगे लिखा है तद दुविधम बाक छलम और सामान्य छलम। तो छल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, बाक छल और सामान्य छल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनमें मतलब क्या, देखो बाकछल का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि किसी ने एक बात कही, कोई संभाषा चल रही है, उस संभाषा में उन्होंने एक बात कही कि नवतंत्रो अयम विसर्गम इति। ठीक है, नवतंत्र मतलब ये जो आदमी सामने वाला मेरे सामने खड़ा है, जो व्यक्ति है, वह वैद्य जो है वो नवतंत्र है। नवतंत्र का मतलब उसने माना कि इसने शास्त्र को नया पढ़ा हुआ है। ठीक है, नया पढ़ा हुआ है। अब उसके विपरीत वाला आदमी क्या कहता है, अर्थात मैं नव शास्त्र का नहीं, एक शास्त्र का विद्वान हूँ। तो सामने वाले ने तो बोला कि आपने नया शास्त्र पढ़ा है, परंतु वो गुमराह क्या कर रहा है उसको, कि मैं 9 शास्त्र का नहीं पढ़ा, 9 शास्त्र मैंने नहीं पढ़े, मैं केवल एक शास्त्र का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके जो शब्द हैं उसमें ही छल उसने कर दिया। फिर आगे उसने और क्या बोला कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने नया पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो उसका मतलब क्या निकाल रहा है कि देखो ये लिखा है कि एक शास्त्र का विद्वान हूं, कि आप, वो बोल रहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि आप नव शास्त्र के विद्वान हो, मैंने तो ये कहा है कि आपका अभ्यास नया है। तब वो बोल रहा है कि नहीं, कि जो मैंने जो पढ़ा है वो 9 बार नहीं पढ़ा परंतु अनेक बार पढ़ा है। ठीक है, तो आपकी बातों के अंदर ही किसी दूसरी बात को लेके आपको गुमराह कर दे। तो ये सब, ये जो है एग्जाम्पल वो किसका है, वो आपके छल का है। और छल में भी किसका है, बाक छल का। सामान्य छल का एग्जाम्पल इसने देखा है। सामान्य छल में इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो देखो सामान्य छल के लिए क्या बोला है कि सामान्य छल नामम व्याधि प्रशमनम औषधि युक्ते परोब्रिया सत सत प्रशमनम। ठीक है, ये बोल रहा है कि व्याधि का प्रशमन किससे होता है, औसत से होता है। फिर दूसरा वाला आदमी बोल रहा है इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत से सत का समन होता है। ठीक है, एक बंदे ने बोला कि व्याधि का प्रशमन औसत से होता है, और दूसरा बोल रहा है कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत से सत का ही समन होता है। क्योंकि इन दोनों सतों का मतलब क्या है, एक सत का मतलब तो क्या है व्याधि, और एक सत का मतलब क्या है यहाँ पर औसत। ठीक है, तो उसने उस बात को गुमराह करने के लिए सामने वाले को, तो उसने उसके ऐसे शब्दों का यूज किया जो कि उसे मालूम नहीं हो सकते, या फिर उसको
गुमराह कर सकते हैं ऐसे सब। तो दोनों का मतलब एक ही है, सत का मतलब, एक सत का मतलब व्याधि है, एक का मतलब औसत है, तो मतलब ये निकलेगा कि यानी कि व्याधि से, नहीं, औसत से व्याधि का समन कर रहे हैं, और उसका ही मतलब यही निकल रहा है। परंतु आपने जो इंटरप्रिटेट किया है उसके सामने वो इस तरह से किया ताकि वो गुमराह हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सामान्य छल है।